अंधविश्वास और पाखंड का अपने जीवन में सहारा नहीं लिया। आज हमारे बीच मौजूद हैं हम सबके प्रिय गुरमेज सिंह एडवोकेट जी। वकीलों को संगठित करने की जो पूरी एक कहानी और पृष्ठभूमि रही है, उसके भी कुछ अनुभव बता। जितनी मेंबरशिप हरियाणा में है उसकी आधी कुरुक्षेत्र में। ये जो आज न्यायिक पर्यावरण है मौजूदा सरकार के दौर में, इस पर जैसे कोई टिप्पणी करना चाहो जी आप? मैं समझता हूँ कि वो पूरी जुडिशरी का, पूरी न्याय व्यवस्था का अपमान था, विरोध होना चाहिए। आज वो चीफ जस्टिस बना बैठा है। चढ़ावा तक चोरी हो रहा है, इस पर एक बतौर एडवोकेट आपकी क्या राय है जी? चोरी तो चोरी है, बड़े चोरों को बचाया जा रहा है। जितने भी चोर हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नए वकील ये सोचते हैं कि ठगी करके क्लाइंट से पैसे आने चाहिए, वकालताएं चला। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स और मूल्यबोध वो आज महत्वपूर्ण केंद्र में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलवाएंगे आपको एक और शख्सियत के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जो मानवीय मूल्यों से, संवेदनाओं से और गरीबों के हक में खड़े होने के लिए विख्यात हैं। एक ऐसे इंसान जो गरीब किसान की लड़ाई, जिन्होंने सड़कों पर लड़ी, किसानों को संगठित किया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने वकालत के पैसे को प्रोफेशनल तौर पर केवल स्वीकार नहीं किया, पैसे कमाने के लिए तक ही वकालत को सिर्फ सीमित नहीं किया, जिन्होंने गरीबों को न्याय दिलाया, जिन्होंने सत्ता को चुनौती दी और बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ, बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तियों की सरपरस्ती वाले कातिल लोगों को भी जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचाया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने वकीलों के हक की लड़ाई लड़ी। एक ऐसा इंसान जो गरीब, मजदूर, किसान, दुकानदार, व्यापारी के साथ हरदम खड़ा रहा, जिनको आप कभी देख सकते हो किसी धरने में, किसी रैली में, किसी प्रदर्शन में या अदालत के अंदर किसी गरीब मजलूम के हक दिलाने के लिए जिरह करते हुए, बहस करते हुए। एक ऐसा इंसान जिन्होंने वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक चेतना को अपने जीवन का आधार बनाया, जिन्होंने कभी जातिवाद का, धर्म का, सांप्रदायिकता का, अंधविश्वास और पाखंड का अपने जीवन में सहारा नहीं लिया, इनको जगह नहीं दी। आज हमारे बीच मौजूद हैं हम सबके प्रिय गुरमेज सिंह एडवोकेट जी। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे ताकि दर्शक, खासकर नई युवा पीढ़ी भी वो जान सके, प्रेरणा ले सके आपके जीवन से। तो सबसे पहले सर ये बताओ कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म स्थान गांव संघौर, इसी कुरुक्षेत्र जिले में, जो अम्बाड़ा, यमुनानगर जिलों के बॉर्डर के आसपास लगता है। और 1949 में मेरी पैदाइश है। और मेरा जो शिक्षा है वो भी प्राइमरी तक गांव में, फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल बाबैन से हुई है। आपके पिताजी का क्या नाम है जी? श्री मेहर सिंह। और माताजी जी? श्रीमती कमला देवी। अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है, भाई बहन कौन कौन जी? हम 4 भाई थे, सबसे छोटे की मृत्यु हो चुकी है। हाँ। 3 भाई अभी जिंदा है, बहन हमारी कोई है नहीं। तो आपके पिताजी एक किसान थे जी? हाँ, मध्यम किसान। अच्छा जी। तो फिर आपने जैसे पढ़ाई करी आपके गांव के सरकारी स्कूल में, तो जैसे प्राइमरी में 5-6 साल की उम्र में बच्चों का जो दाखिला कराते हैं, तो एक प्राइमरी के अध्यापकों का भी एक बड़ी भूमिका होती है किसी भी बच्चे के जीवन को आकार देने में। और उन अध्यापकों का एक पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, तमाम उम्र असर होता है। वो एक दिशा और गढ़ने की तरफ ले जाते हैं उस व्यक्तित्व को। तो आपके जो प्राइमरी के अध्यापक थे जी, उनको आप स्मरण करना चाहोगे, वो कैसे टीचर थे? हाँ, प्राइमरी में
उस वक्त पहली क्लास जो है ना वो 2 साल की होती थी, कच्ची पहली, पक्की पहली अच्छा जी। और फिर दूसरी। हम्म। इसके लिए हमारे टीचर थे मास्टर राम प्रसाद जी, अच्छा जी। पंजाबी थे हम्म। और बहुत अच्छे टीचर थे। हम्म। प्राइमरी स्कूल था। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के जो टीचर थे वो भी पंजाबी कम्युनिटी से थे। मास्टर भीषण दास जी, वो भी अच्छे टीचर थे। अच्छा जी। तो फिर आपने बताया कि आपने 22 से 10वीं की जी वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आगे की या आपकी जो पढ़ाई की यात्रा वो कैसे चली जी? अ, असल में मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उस वक्त मैट्रिक पास को नौकरी मिल जाती थी अच्छा जी। और वो भी चाहते थे कि मैं नौकरी तलाश करूं। लेकिन मैं जैसे ही अपनी वो मार्कशीट, जिसको सनद बोलते थे, वो लेके करनाल गया तो मैं कॉलेज का माहौल देखने चला गया। तो कॉलेज में लोग, मैंने तो मुझे याद है अच्छी तरह कि नीला पॉपलिन का कमीज और फट्टे का पजामा डाला हुआ था और वहाँ सभी लोग बढ़िया बढ़िया पैंट डाले हुए थे। तो मुझे भी फिर लोभ हो गया कि एडमिशन लूं और मैंने बिना अपने फादर से डिस्कस किए अपने मामे से पैसे लेके और मैं वहाँ दाखिल हो गया दयाल सिंह कॉलेज में 1965 में। अच्छा, तो फिर आपने वहां से ग्रेजुएशन की जी? ग्रेजुएशन की 69 में। अच्छा जी। और फिर उसके बाद जी क्या यात्रा रही? उसके बाद कुछ हालात ऐसे थे कि घर वालों ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद कहीं दाखिल नहीं कराया। तो मैंने हमारे गांव से 8-10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है बराड़ा, बराड़ा की कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में मैंने बतौर क्लर्क ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी। और जब मैं वहाँ था तो एक हमारे पड़ोस के ही गांव के, मैं दफ्तर के सामने बैठा हुआ कुर्सी मेज पे काम कर रहा था, तो वो कहने लगे तो क्या कर रहे हैं यहाँ? मैंने कहा जी ऑफिस का काम कर रहे हूँ। कहले कौन सा ऑफिस? मैंने कहा मार्केटिंग सोसाइटी। तो वो कहने लगे तू यहाँ कौन सा अफसर बन गया? अच्छा। और मुझे उससे बड़ी चोट लगी और मैंने तभी निर्णय कर लिया कि अफसर तो मैं शायद ना बन पाऊँ अपनी हिम्मत से, लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ के और वकालत का पेशा छोड़ूं। अच्छा जी। तब मैंने इस्तीफा दे के एडमिशन लेके और फिर अपने फादर को बताया कि मैंने देहरादून डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन आपने वकील बनने का ही क्यों सोचा? जिसके पीछे क्या मतलब आपने कहानी थी जी? सोसाइटी में नौकरी पेशा अफसरों के अलावा वकीलों की काफ़ी रिस्पेक्ट मानी जाती थी। और मैं समझता था कि क्योंकि मैंने चाहे 8-9 महीने ही नौकरी की, लेकिन नौकरी में आदमी हमेशा किसी न किसी के मातहत रहता है। और इस प्रोफेशन में कोई किसी के मातहत नहीं है, अपने दम पर ही लोग जीते हैं, अपने दम पर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। वाह जी वाह। तो फिर आप देहरादून से ला कर का है सर? हाँ, देहरादून से। अच्छा, तो फिर आपने वकालत करने के बाद इस बीच में आपकी शादी की भी बातें चली होंगी या शादी हुई होगी जी? अरे शादी तो मेरी 1967 में ही होगी थी। अच्छा जब जी। मैं बीए पार्ट 1 में था। अच्छा अच्छा जी। और जब मैंने एडमिशन लिया लॉ में, तब मैं एक बेटी का बाप था। अच्छा जी। और प्रोफेशन में आते ही मेरा परिवार पूरा हो गया था। अच्छा। इतना 2 बेटे और हो गए थे। अच्छा, और हमारी आंटी जी का क्या नाम जी? स्वर्ण कौर। अच्छा, वाह जी वाह। तो फिर आपने प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करी जी? करनाल से। अच्छा जी। करनाल, क्योंकि 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बन गया था, लेकिन सिविल कोर्ट करनाल में ही थी। तो करनाल शुरू की थी और 19 जनवरी 1976 को यहाँ 2 कोर्ट आई थी। तब मैं 19 को यहाँ आ गया था। अच्छा 19 जनवरी 1976 को। तो फिर आपने यहाँ जब काम शुरू करा, उसके बाद जैसे आमतौर पर आपका जो सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ है, आप जन संगठनों से जुड़े या आपने
कम्युनिस्ट विचारधारा से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मार्क्सवाद को की तरफ कैसे आकर्षित हुए, या कम्युनिस्टों से कैसे आपका परिचय हुआ? ये देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी में बहुत से लोगों के खिलाफ, खासकर स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमे बने थे। और जब मैं 19 जनवरी 76 को यहाँ आया तो जितने भी केस ट्रांसफर हुए स्टूडेंट्स के, वो केस मैंने किए, और फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से मैंने कागज का, या उस वक्त 100 रुपया लगता था तो वकालतनामे का, वो भी नहीं कभी लिया। बहुत बड़ी बात है जी। तो वो कौन कौन से स्टूडेंट लीडर थे जी उस दौर में? जैसे स्टूडेंट लीडर थे कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, और उनके साथ एक जगजीत सिंह बेल्ला। जगजीत सिंह बेल्ला, अच्छा जी, आनंदपुर साहब से थे। उसके फादर SGPC के मेंबर थे, शिव सिंह बिरला। अच्छा जी। वो थे। पटियाले के थे कुलदीप सिंह, और कुछ दिल्ली साइड के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, तो फिर ये शुरुआती यही लोग थे जी जो कम्युनिस्ट आपसे मिले? हाँ, ये जो दिल्ली वाले लोग थे वो कोई ना कोई बुकलेट लेके आते। अच्छा जी। और सबसे पहले मैंने शिव वर्मा की बुकलेट्स खरीदी। कौन सी किताब थी जी वो? संस्मृतियां। वाह जी वाह। और फिर भगत सिंह के ऊपर मैंने काफी स्टडी की उस दौर में। और उसके बाद फिर लेफ्ट विचारधारा की तरफ रुझान बहुत जल्दी हो गया। वो इमरजेंसी के दौरान जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिन विद्यार्थियों पर, उनके केस आपने लड़े, और आपने बताया कि संस्मृतियां किताबें शिव वर्मा की आपने उनसे ली। दूसरा, मार्क्सवादी साहित्य भी आप उनसे पढ़ते थे, खरीदते थे। तो ये जो आपकी प्रक्रिया शुरू हुई कम्युनिस्टों की तरफ, आपका एक प्रकार से विचारधारा की तरफ से आकर्षण शुरू हुआ, तो ये प्रक्रिया और कैसे कैसे आगे बढ़ी जी? 76 में इनके संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद फिर जब 79-80 का जब यहाँ सम्मेलन था, तब कैथल से अमृतलाल सीवन से खेत मजदूरी में काम करते थे, और यहाँ से मैं, तो हमने पूरा अरेंजमेंट 2 आदमियों ने किया था। कभी किसी को साथ ले, कभी किसी को साथ ले। लोकल डेली शाम को हम चंदा इकट्ठा करते थे, कभी ऑफिस में, किसी दिन बाजार में, किसी दिन दुकानों पे, ऐसे। अच्छा जी। तो राज्य सम्मेलन का आयोजन में आप लोगों ने स्वयं सेवक की तरह कार्य किया? सिर्फ स्वयं सेवक की। तो वो राज्य सम्मेलन की स्मृतियां आज भी होंगी जी? उसमें आपने कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के या राज्य पे नेता आए आपने देखा उसमें? राष्ट्रीय स्तर के तो कामड़ सुरजीत और मेजर जयपाल सिंह थे। कामड़ हरकिशन सिंह सुरजीत और मेजर जयपाल सिंह आए। हाँ जी हाँ। सैनी समाज भवन में वो सम्मेलन हुआ था, और रघुवीर सिंह हुड्डा सेक्रेटरी चुने गए थे। अच्छा जी। तो वो जो दौर आपने देखा, 3 महान शख्सियतों के नाम लिए आपने, उनके बाद भी आपका उनसे लगातार संपर्क रहा होगा, कामड़े सुरजीत को भी, मेजर जयपाल सिंह और रघुवीर हुड्डा जी से? वो तो उनसे तो संपर्क रहना ही था, लेकिन हुड्डा जी से तो फिर मेरी इतनी नजदीकी होगी कि हमारे संबंध दोस्ती में बदल गए। अच्छा, आपके एक बेहतरीन दोस्तों में से एक थे कामड़ रघुवीर सिंह हुड्डा? बेहतरीन दोस्त भी और बेहतरीन गाइड भी। अच्छा, मार्गदर्शक थे वो आपके। तो आज अगर हम रघुवीर सिंह हुड्डा को याद करें तो आप उनके बारे में कुछ रेखांकित करने वाली बातें बताओ जी, जो उनके व्यक्तित्व में आपने आज भी मतलब याद आती हैं, या जो सीखनी चाहिए हुड्डा साहब, ऐसे व्यक्तित्व थे। एक ही बात मैं बताऊंगा कि अगर पूरी स्टेट कमेटी किसी व्यू पे एक मत है, और हुड्डा साहब जब बोलते थे तो सबका मत अपने साथ कर लेते थे। अच्छा जी। वो बहुत बड़ी खासियत थी। अपने तर्कों से वो सहमत करा लेते थे, साथियों करा लेते थे। अच्छा जी। मतलब तार्किक क्षमता बहुत अच्छी थी हुड्डा साहब की? हुड्डा साहब की अच्छी थी, और फील्ड वर्क पृथ्वी सिंह का बहुत अच्छा था।
अच्छा जी, मतलब फील्ड वर्क कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया का काफी बेहतरीन था। काफी बेहतरीन था। तो आपने पृथ्वी सिंह को जैसे स्मरण करते हुए देखे, पृथ्वी सिंह कैसे व्यक्ति थे जी? आपको क्या नजर आया पृथ्वी सिंह के व्यक्तित्व में? देखिए, पृथ्वी सिंह एक किस्म के, ये समझो आप कि वो कम्युनिस्टों में संत थे। अच्छा जी। उनको कोई इच्छा अपने लिए नहीं थी, जो भी इच्छा थी वो सोसाइटी के लिए थी। वो समाज के बारे में ही सोचते थे, भलाई के बारे में। खुद के लिए उन्होंने कभी खुद कोई के लिए कभी उन्होंने ऐसा जीवन के आनंदमय जीवन, ना खाने की परवाह की, ना कभी बढ़िया पहनने की परवाह की, ना बढ़िया आराम करने की परवाह की। जो चिंता थी समाज की थी। वो त्याग मूर्ति थे पूरे जी। हाँ जी, हाँ, पूरी तरह से। अच्छा, तो फिर जैसे बात करते हैं जी मेजर जयपाल सिंह। मेजर जयपाल सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह को उन्होंने किसानों को संगठित किया, वहाँ ट्रेंड भी किया। एक महान शख्सियत है मेजर जयपाल सिंह। उनके भी कुछ संस्मरण बताओ जी। आपने मेजर साहब से कई मुलाकातें की होंगी। मुलाकात तो देखिए, एक तो मीटिंग्स की मुलाकात, वो तो मैंने बताया कि सम्मेलन में आए थे वो। दूसरा, जब दिल्ली जाते थे तो उनसे इनफॉर्मल बातचीत हो जाती थी। जैसे दिल्ली गए हैं, किसी काम से भी गए हैं, तो उनके अपार्टमेंट में एक बार जाके मिल के आना। अच्छा जी। और हरियाणा लोगों की एक खास बात ये थी कि जहाँ उनका ऑफिस था ऊपर रेजिडेंस था। तो जिस फ्लैट में वो रहते थे, शायद किसी एमपी का फ्लैट था, तो सुबह जब वो, अगर कोई रात को ठहर गया ना हरियाणा का, तो सुबह उठ के वो बता देते थे कि कोई ना कोई यहाँ ठहरा है। क्योंकि हम बगैर बैग के, बगैर बैगेज के जाते थे, और सर्दी लगती थी तो पर्दे उतार के ओढ़ लेते थे, और सवेरे उनमें फिर सड़वी टेम्प बड़ी मिलती थी। वो समझ जाते थे भाई हरियाणा का ठहरे हो गए। हरियाणा का ठहरे। अच्छा जी। मेजर साहब का व्यक्तित्व कैसा लगा जी आपने? ज्यादा लंबी टाइम मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो काफी सीरियस व्यक्ति थे, और निचले कार्डर की बात सुनने में ज्यादा जोर देते थे। बहुत बेहतरीन। नीचे के कार्य, छोटे कार्यकर्ता या निचले कतारों में काम करने वाले कार्यकर्ता की बात ध्यान से सुनते थे। ध्यान से सुनते थे। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी कम्युनिस्ट जीवन की यात्रा शुरू हुई, तो जो फिर आपने की ड्यूटी पार्टी ने कहाँ लगाई जी? क्या क्या आपने, आपको जिम्मेवारियां दी गई? देखिए, मैं होल टाइमर नहीं बन सका, लेकिन काफी साल सेक्रेटरी रहा। और दूसरा ये था कि मेरा घर कम्युनिस्टों का हॉस्टल होता था। अच्छा जी। कभी कोई मीटिंग होनी हो या किसी ने ठहरना हो, तो जिला कमेटी की मीटिंग के बाद भी मेरे घर पे ही सारे ठहरते थे। वाह जी वाह। और हमारे घर में जो जिला कमेटी की, स्टेट कमेटी के मेंबर ठहरते थे ना, जिला के नहीं, स्टेट के, तो मैं सबको काम पे लगा देता था। कोई आलू छोल रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई कुछ कट रहा है, मतलब एक कम्यून की तरह था आपका घर जी। हाँ, बस रोटी पे फटाफट आधे घंटे में सारा काम हो जाता था। वाह जी। और घर में हमने, जिसमें 6-7 रोटियां ऐसी तभी रखी हुई थी। अच्छा जी। और लकड़ी का चूल्हा। वाह जी। तो फिर वहीं बातचीत होती, खाना खाते। तो फिर कमर जी, जैसे आप पार्टी के जिला सचिव भी रहे, उस दौर की जो कोई प्रमुख गतिविधियां या आंदोलन के बारे में बताओ जी। उस टाइम का प्रमुख आंदोलन तो किसान सभा का ही था। अच्छा जी। क्योंकि CITU यहाँ थी नहीं, या SFI थी। लेकिन तब मौजूदा कैथल, मौजूदा कुरुक्षेत्र, मौजूदा जमुनानगर, मौजूदा पंचकूला और अम्बाड़ा, इनकी 36 ब्रांच थी। अच्छा जी। और मैं टाइम निकाल के सभी ब्रांचों में जाता। पार्टी की ब्रांच से थी? पार्टी की ब्रांच से। अच्छा जी, वाह जी वाह। और जैसे आपने उस दौर में जो काम करे, बड़े संघर्ष, SFI, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी बड़े आंदोलन हुए,
एक बहुत बड़ा घटना विकास है, आप जब जिला सचिव भी थे और आपके केंद्रीय भूमिका रही, कामड़ जसबीर का जो हत्या हुई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मर्डर किया, तो उसके आप एक प्रकार से आपने बतौर वकील भी फाइट किया और उनकी हत्या करने वालों को सजा भी दिलाई, और उनके ऊपर उस समय की सत्ता का बहुत बड़ा हाथ भी था। तो वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है कामड़ जसबीर सिंह। आज एक सैल्यूट है कामड़ जसबीर सिंह को, एसएफआई के शहीद हैं। तो थोड़ा उस घटनाक्रम, उस घटना विकास के बारे में बताएं जी, जैसे आपने वो लड़ाई कैसे लड़ी, और जिन लोगों के सर पर मुख्यमंत्री तक के हाथ हों उनको भी आप न्यायालय के अंदर घसीट कर ले गए, उनको सजाएं दिलाई, इतनी हिम्मत, और वो कैसे कामयाब हुए जिसको बचाने के लिए पुलिस, राजनीति, पैसे वाले लोग खड़े हैं, तो भी आपने उनको सजा दिलाई। ये थोड़ी घटनाएं बताएं जी। देखिए, जसबीर के मर्डर से पहले यूनिवर्सिटी में बहुत टेंशन थी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का बजट पास ना हो पहली मीटिंग में, तो फिर यूनिवर्सिटी की मर्जी से खर्च होता है, उनकी अथॉरिटी की मर्जी से। और वो बजट जो है फेल हो गया था हमारी इंटरवेंशन से। तो टेंशन थी और हमने सबको मीटिंग करके रघुवीर सिंह हुड्डा को बुला के और ये डायरेक्शन दी थी कि एक तो अकेले नहीं जाना कहीं भी, आपने ग्रुप में रहना है, और दूसरी बात आपने पहल नहीं करनी। तो हुआ क्या कि जसबीर को मिलने डॉक्टर सुमेर सांगवान आए। वो यहाँ स्टूडेंट रहे थे आयुर्वेदिक कॉलेज के, एसएफआई से जुड़े हुए थे। तो एक गलती हमारे साथी ने की कि उसने उन गुंडा ग्रुप के एक आदमी को कहीं टकराव हो गया और उसको थप्पड़ मार दिए, जबकि हमने ऐसा कह रखा था कि ऐसा नहीं करना, और जाके छुप के बैठ गया। उसकी तलाश में जब वो आए तो कंटीन के सामने वृक्ष के नीचे जसबीर और सुमेर चाय पी रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। जसबीर की डेथ हो गई थी और सुमेर सिंह की किडनी पंक्चर हो गई थी। तो हमने फटाफट एम्बुलेंस का इंतजार करके सुमेर को चंडीगढ़ भेजा और एक आदमी को एडवांस में हमने भेजा कि वहाँ कुलबीर सिंह और जो वकील है उनसे जितने पैसे भी अवेलेबल हो सके इनकी इलाज पे लगाओ। और फिर जो है पर्चा कराया, और पर्चा कराने में पहली तो सरकार ने उनकी इमदाद करने की कोशिश ये की कि अरेस्ट देर में हुई। फिर जब अरेस्ट होगी तो 90 दिन में चालान नहीं दिया। तो यहाँ एसपी थे मिस्टर पुरी, मैं उनसे मिला, उन्होंने फिर आखिरी दिन में चालान सबमिट कराया। और तब ये जो हमारे गवाह थे उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, लेकिन हमने वो प्रेशर माना नहीं और उनको एकजुट रखा, किसी भी कॉस्ट पे किसी भी गवाह को नाराज नहीं होने दिया। इसलिए वो केस सिरा चढ़ गया। वो गवाह कौन कौन थे, अगर जो कोई दिक्कत ना हो बताने में? जैसे बताने में तो क्या दिक्कत है, गवाह जो मेन थे ना, उनमें सुमेर था। अच्छा जी, डॉक्टर सुमेर सांगवान। सुमेर सांगवान, क्योंकि जिसको चोट लगी थी बच गया, वो स्टैम्प्ड विटनेस है। और बाकी हरपाल सिंह था, एक लड़का यादव था, नाम मेरे पूरा नहीं उसका, यादव था, हाँ, डेथ हो गई उसकी अब। ये लोग थे। बाकी दूसरी इन्वेस्टिगेशन में कई थे, तरसेम मित्तल आजकल वकील बन रहा है, ये था। तो फिर वो कितने साल चला मुकदमा, उसमें कब क्या फैसला आया जी? वो लो यहाँ से ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिए थे सारे। कुरुक्षेत्र के जिला कोर्ट पे वो बरी हो गए जी? बरी हो गए थे। तो वो तो जश्न मनाने में लग गए, और मैं नकल लेके और
अपील फॉरवर्ड करवा के एजी ऑफिस से, और एक हमने प्राइवेट अपील सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, क्योंकि उसमें टाडा की सेक्शन लगी हुई थी। तो टाडा के ऑफेंस में एक ही अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में फिर जब आई तो उन्होंने कहा कि देखो, एवरी एक्यूज्ड इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट until and unless guilt is proved। इसका क्या थोड़ा हिंदी और हरियाणवी में होगा जी? कि हर मुलजिम इनोसेंट है जब तक उसका कसूर साबित ना हो। तो इसलिए एक्विटल होगी तो ये इनोसेंस उनकी प्रूव होगी। लेकिन हमने कहा जी, जो आदमी जिन्होंने फिजिकली उसको चोट मारी है और वो आई विटनेस है, और आई विटनेस भी वो है स्टैम्प्ड, जिसको खुद छुरा लगा, उनको कैसे डिसबिलीव किया जाए। तो फिर जिन्होंने फिजिकल चोट मारी थी उनकी लाइफ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट से हो गई थी। साल मेरे को याद नहीं है। उम्र कैद हुई उनको? हाँ, उम्र कैद हुई, काट के आए। आप पर कोई जैसे कोई दबाव या धमकियां या कोई लालच खरीदने के कुछ इस तरह की परेशानी नहीं आई जी? ना, कोई परेशानी नहीं आई मुझे। कोई ना प्रेशराइज कर सकता है, ना कोई लालच दे सकता है। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात है। देखो, उनको उम्र कैद तक पहुंचाना बहुत बड़ी न्यायिक लड़ाई है। उसके अलावा मैं बताऊं कि मैंने उसकी डेथ का क्लेम किया था। अच्छा जी। उसकी फादर की तरफ से नहीं किया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होल्ड करते थे और क्लेम केस पे कोर्ट फीस लगती है। तो उनकी माता जी थी धर्म कौर, उनकी तरफ से, और उसके फादर को दूसरी पार्टी के साथ परफॉर्मा बना के मैंने बिनी पार्टी की सलाह के जो है वो मुकदमा किया था। अच्छा जी। बगैर किसी खर्चे के। और वो मुकदमा मेरा खारिज हो गया। अच्छा। उधर मैंने अपील कर दी, उधर उनको सजा होगी। फिर मेरी अपील मंजूर होगी। अच्छा। और 3 लाख रुपए, पता नहीं 2 लाख रुपए मंजूर हुए थे। और फिर मैंने उनकी जमीन कुर्क कराई नरवाने वालों की। अच्छा। कौन सा खेड़ा था उनका? वो कान्हा खेड़ा था जी। कान्हा खेड़ा। फिर वो किसी को लेके बीच में आ गए, भैया कोई रास्ता नहीं है यार आप। तो मैंने फिर बीच सलाह करके और कुछ पैसे छोड़ के 3.5 या 4.5 लाख रुपए उसके पैसे पेरेंट्स को दिलवाए थे। अच्छा जी, चलो वाह जी वाह, आपने न्याय दिलाया। एक दूसरी सर, जैसे आपने किसानों को संगठित करने में, कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में योगदान दिया, और खासकर एडवोकेट और वकीलों को संगठित करने में भी ऑल इंडिया लॉयर यूनियन देश के प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जो न्याय के लिए, वकीलों के हकों के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। जो AILU की जो संगठन की प्रक्रिया है, और आप उसके मौके पर राज्य अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, वकीलों को संगठित करने की जो पूरी एक कहानी और पृष्ठभूमि रही है, उसके भी कुछ अनुभव बताओ जी आप। 2016 से पहले हम वकीलों में 8-10 लोग इंडिविजुअल थे, कोई कहीं से कोई कहीं से। 2016 में सम्मेलन हुआ हिसार, विधिवत रूप से कमेटी बनी, मैं प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद हमने फिर डोर टू डोर कैंपेन करके मेंबरशिप चलाई। आज भी जितनी मेंबरशिप हरियाणा में है उसकी आधी कुरुक्षेत्र में है। वाह जी वाह। अब ये अभी साथी आए थे चंदी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। क्योंकि मैं अब फील्ड वर्क करने में असमर्थ महसूस करते हो? हाँ, तो लेकिन ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, 16 के बाद ही संगठन खड़ा हुआ, और फिर हमने कई जिलों के सम्मेलन किए, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था।
अच्छा, थोड़ा सर ये और बताओ, जैसे न्यायिक क्षेत्र के जो घटना विकास है उसने भी चिंतित किया है देश के बुद्धिजीवियों को, आम आदमी को। पिछले दिनों जो माननीय कोर्ट्स के फैसले आ रहे हैं जज के, या जो एक प्रकार की जो मौजूदा सत्ता है जो धीरे धीरे देश में डेमोक्रेसी की या संवैधानिक प्रक्रियाओं को सिकोड़ा जा रहा है, और न्यायिक क्षेत्र में भी एक केंद्रीयकरण डिक्टेटरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, ये जो आज न्यायिक पर्यावरण है मौजूदा सरकार के दौर में, इस पर जैसे कोई टिप्पणी करना चाहो जी आप? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, आज सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा। और इस स्वतंत्रता पर दो तरफ से प्रहार है। एक तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जिन लोगों की या जिस संगठन का गलबा है सरकार में, वो ये चाहते हैं कि ये न्यायपालिका स्वतंत्र ना रहे। दूसरा, न्यायपालिका पर अंदर से खतरा है। अच्छा जी। अंदर से खतरा है कि वो भी इसको इंडिपेंडेंट नहीं रहना देना चाहते, और आहिस्ता आहिस्ता, यानी एक कैलकुलेटेड मूव से जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो घुसा दी गई हैं अपर जुडिशरी में। अच्छा अच्छा जी। और वो शक्तियां जो है वो आरएसएस का रोल प्ले करती हैं आज। अच्छा। जैसे आपको बताऊं मैं, शायद 2024 में जो आरएसएस का वकीलों का संगठन है, अधिवक्ता परिषद, इसका सम्मेलन हुआ था, और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये सुप्रीम कोर्ट जज थे, उस टाइम सीजेआई नहीं बने थे, ये उस सम्मेलन में आए थे। अच्छा जी। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का एक सांप्रदायिक शक्तियों के सम्मेलन में शामिल होना, और ये कहना कि जो पुरानी न्याय व्यवस्था थी, जो मनुस्मृति थी, उसमें काफी बड़ी संभावना है आज भी न्याय करने की। मैं समझता हूँ कि वो पूरी जुडिशरी का, पूरी न्याय व्यवस्था का अपमान था, और उसका विरोध नहीं हुआ, विरोध होना चाहिए था। ये तो संविधान के मूलाधारों पर एक आघात था जी। आघात था, और आज वो चीफ जस्टिस बना बैठा है। इसीलिए आप ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो मौजूदा बीजेपी की सरकार के खिलाफ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और जुडिशरी को या तो खरीदा गया, या दबाया गया, या डराया गया। आप ये देखिए, बाबरी मस्जिद का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद का ढांचा था जो गिराया गया, वहां मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन बहुसंख्यक जनता मानती है कि यहाँ मंदिर था, इसलिए हम वो जगह हिंदू को देते हैं, मतलब पक्ष को देते हैं। लेकिन जैसे ये तो एक प्रकार के आस्था के आधार पर फैसले, तर्क और एविडेंस के आधार पर नहीं। ना 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 ना, बिल्कुल आस्था के हिसाब से। और इसमें भी एक बात देखिए आप, क्यों डिमोलिश की गई थी बाबरी मस्जिद, कि वहां राम मंदिर बनाना है। वहां राम मंदिर था, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद करी, उसको खाली करा के मंदिर बनाएंगे। लेकिन जो मंदिर बना है ना, वो कई किलोमीटर दूर है, उसके ऊपर तो बनाया ही नहीं। इसका मतलब क्या था? कई किलोमीटर दूर तो वो पहले भी बना सकते थे, किसी ने कोई रोका नहीं था। मकसद सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना था। मतलब धर्म का आधार पर जन लाभ मंदी करके नफरत और दंगे फैलाने थे बस। और अभी तो आपने बिल्कुल जिक्र भी कर दिया, अभी राम मंदिर की जो ट्रस्ट बनाई थी सरकार ने, उसमें घोटालों की पूरा मीडिया में आई है जी, चढ़ावा तक चोरी हो रहा है। इस पर एक बतौर एडवोकेट आपकी क्या राय है जी? देखो, चोरी तो चोरी है। हाँ जी।
बड़े चोरों को बचाया जा रहा है, और जितने भी चोर हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो जनता को लामबंद करो, जनता को लामबंद करके जनता से शिला दान और दान नकद दान मंदिर बनवाओ, फिर जनता से वहां चढ़ावा चढ़वाओ, फिर उस चढ़ावे को आप चोरी करो। तो ये जनता को भावात्मक रूप में तैयार करके फिर उसके साथ ठगी करना ये है। तो पूरी ठग तंत्र है जी। हाँ, पूरा पूरा अच्छा, पूरा चीटिंग। तो सर इस पे एक दो बात और बताओ। जैसे जी आप आज एक उम्र के इस पड़ाव पर 75 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो चुकी है, और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहते हो जी? देखिए, कोई ऐसा विशेष संदेश तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जिस मैं प्रोफेशन में हूँ, वकालत में, जब हम वकालत में आए तब जोर ये दिया जाता था कि अच्छा वकील कैसे बना जाए, पैसे चाहे कम मिले, लेकिन वकील अच्छा होना चाहिए। हाँ। आज पूरा का पूरा जोर नए वकील ये सोचते हैं कि किसी भी तरह, चाहे चीटिंग करके, ठगी करके क्लाइंट से पैसे आने चाहिए, वकालत आए चाहे ना आए। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स और मूल्यबोध वो आज महत्वपूर्ण केंद्र में नहीं है जी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक तो व्यवसायीकरण और एक प्रकार की गिरावट हुई है जी एडवोकेसी में। दो बातें हैं इसमें। एक तो आम घरों के जो वकील आते हैं, मजदूरों से भी आते हैं, उनके सामने संकट होता है कमाई का, तो वो जिंदा रहने के लिए कई बार मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, जितना भी लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप की, उनसे निकले हुए स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट बार में नहीं आते, वो तो एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाते हैं। वो तो पैकेज देखते हैं कितना है, और जो ये जगह जगह बार काउंसिल की मर्जी से 2-2 कमरे में कॉलेज और 3-3 कमरे में यूनिवर्सिटी खुल रही है, इनमें कोई अटेंडेंस नहीं, कोई रेगुलर टीचर नहीं, और ये जो पेपर दिला के एक जो कार्डर निकल रहा है, ये क्वालिटी के एडवोकेट नहीं निकल रहे। ये समस्या है आम आदमी के लिए। मतलब एक दुकानदारी बना दी डिग्रियां बांटने की, पैसे लो और डिग्री लो जी। हाँ, तो सर आपने बहुत बेहतरीन बातें बताई। एक और अंतिम बात और आपसे जरूर जानेंगे सर। जैसे एक मतलब आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो देश के संविधान के ऊपर आज खतरा मंडरा रहा है, जिस ढंग से पूरी के पूरी डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाकर और एक धर्म आधारित राष्ट्र में तब्दील किया जाए, सेकुलरिज्म, वैज्ञानिक मिजाज, चिंतन, सद्भाव, इन चीज़ों को समाप्त किया जाए और एक अघोषित अनडिक्लेयर इमरजेंसी स्थापित की जाए, टेरर और भय पैदा किया जाए, इस माहौल के ऊपर, क्योंकि आपने पुरानी इमरजेंसी भी देखी है जी, जो एक कम से कम श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान के एक मतलब कोई क्लाज या कोई धारा के तहत स्थापित की थी, और आज की जो है घोषित इमरजेंसी है, इससे मतलब जो आज उत्पीड़न हो रहा है खासकर गरीब मजदूर का, किसान का, दलित का, ये जो एक अंधेरा छा गया जी, इससे कैसे लड़ा जाए? देखिए, लड़ाई तो होगी संघर्ष से। इनको बचाने के लिए वकीलों को ही संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा। रही बात इमरजेंसी के दौर की, आप ये देखिए कि 50 में संविधान लागू हुआ। पहली बार जब हमला हुआ वो था 1971 का चुनाव। अच्छा जी। जिसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी जीत गई और राजनारायण जो विरोधी कैंडिडेट था वो हार गया। तो उसने रिट की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलेक्शन पिटीशन किया, और उसका इलेक्शन पिटीशन इसी बात पे कामयाब हो गया कि मैडम ने जितनी लिमिट थी खर्चे की उससे ज़्यादा खर्च कर दिया। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई मैडम इंदिरा गांधी। वी आर कृष्णा अय्यर की बेंच में लगी
और उसने स्टे करने से इनकार कर दिया, अच्छा जी। ये कह के कि आप अगर आज हट भी जाओ तब भी आप 6 महीने प्रधानमंत्री रह सकती हैं। अगर एमपी ना भी रहे तो 6 महीने आपको कोई नहीं हटा सकता, और 6 महीने के अंदर जो है हम इस रीट का फैसला कर देंगे, इलेक्शन पिटीशन का। तो उससे मैडम डर गई। डरने के बाद मैडम ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगा के विरोधी जो एमपीज थे उनको जेल में डाल दिया, और जो अपने पक्ष के थे उनके पार्लियामेंट में उस मेजोरिटी के बेस पे एक कानून पास कर दिया कि जो पैसा कैंडिडेट ने खर्च किया और जो उसकी पार्टी ने किया, तो पार्टी वाला खर्चा उसके कैंडिडेट में खर्चे में नहीं शामिल होगा, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा पार्टी ने खर्च किया था। और राजनारायण फिर उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, वो दूसरे बेंच में लग गया, और दूसरे बेंच ने कह दिया कि ये जो कानून है और जो विद रिट्रोस्पेक्ट पिछले पे भी लागू होगा, ये कानून संविधान सम्मत है, इसलिए वो खर्चा इसमें शामिल नहीं होगा। उसमें शामिल नहीं होगा तो वो उसकी जो इलेक्शन पिटीशन था वो कामयाब हो गया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसके हक में राहत मिल गई श्रीमती इंदिरा गांधी को। राहत मिल गई, और राहत मिलने से वो बात चलता रहा। अच्छा जी। और एक मतलब आप ये देखते हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो डिक्टेटरशिप थी और आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की डिक्टेटरशिप है, ये उससे भयानक है जी। बहुत भयानक। अच्छा। वो तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। हाँ। कि आपके राइट्स सस्पेंड कर दिए। हाँ। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। उसी किस्म के काम हो रहे हैं जिस किस्म के इमरजेंसी में भी नहीं हुए थे। ये उससे बुरी सिचुएशन है, और बुरी सिचुएशन इसलिए है कि न्याय व्यवस्था जो है वो चरमरा गई। वो उसकी जो इंटरवेंशन करने की ताकत है वो आरएसएस के काडर को हायर जुडिशरी में भर्ती करके उस ताकत को कम कर दी। अच्छा, तो सर आपने समय दिया, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपने चिंतन, मनन, सोच, विवेक, आलोचना, तर्क को अपना आधार बनाएं, और भारतीय संविधान जो एक अमूल्य दस्तावेज है, पूरी स्वतंत्रता संग्राम के लड़काई जिस पीढ़ी ने एक अमूल्य पुस्तक की रचना की, उसके मूल्यों को बचाने के लिए उन मूल्यों पर आधारित जीवन शैली को विकसित करने के प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।